हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। माना तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, नेचर और इम्पोर्टेंस पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट के क्या रूल्स होते हैं। जैसे अगर आप कोई सीए करते हो या फिर आप एमबीबीएस करते हो या फिर आप कोई भी फील्ड में जाते हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, बैंकिंग हो, हर एक काम को करने का एक तरीका होता है। और इतने सारे लोगों ने जो पिछले इतने सालों से काम कर रहे हैं, उन्होंने इंडस्ट्रीज को ऑब्जर्व करने के बाद कुछ रूल्स बनाए जो हर एक इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल है, जो हर एक काम को ईजी बनाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे इतने सारे एक्सपर्ट्स जो हैं जिन्होंने इतने सालों से मैनेजमेंट किया है हर एक फील्ड में, चाहे वो फिर बैंकिंग सेक्टर में हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, सर्विस सेक्टर में हो, या एजुकेशन हो, या हेल्थ सेक्टर। तो मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ रूल डिसाइड किए गए हैं जिससे आप मैनेजमेंट क्या कर सकते हो, इजीली कर सकते हो ना, ताकि आप कोई भी गोल है उसको इजीली अचीव कर सको। तो यहाँ पे आज हम इस चैप्टर को 1 आवर मतलब कि 60 मिनट में रिवाइज करने का ट्राई करेंगे। जो हमारा टारगेट है कि एवरी चैप्टर इन 60 मिनट्स। अगर आप सारे चैप्टर्स को इन डिटेल पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे पेड कोर्सेज खरीद सकते हो, आप हमें मेल कर सकते हो और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। लेट्स वी स्टार्ट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो इन सिंपल वर्ड कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ प्रिंसिपल बनाए गए हैं that required to decide the human behavior to achieve the objective of business unit। है ना, कुछ ऐसे रूल्स और ऐसे नियम बनाए जाए जिससे जो जितने भी वर्कर है या जितने भी मैनेजर हैं वो इस तरह से काम करे, अपना माइंडसेट इस तरह से करे कि जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वो इजीली अचीव हो जाए। तो जो रूल्स हैं उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आज मान लो कि आप एक स्कूल में एज अ डॉक्टर, मान लो कि आप स्कूल में एज अ टीचर काम कर रहे हो और एक आप हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर काम कर रहे हो। तो वहां पे आप दोनों पर्सन के लिए एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो एक बच्चे को इतनी ही ईमानदारी से पढ़ाए कि बच्चा हर एक चीज सीखे। और एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो हर एक जितने भी उसके पास पेशेंट्स आते हैं उन सबको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है काम के साथ। मान लो कि मैं एक पॉलिटिशियन हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने कंट्री को बहुत अच्छी तरह से सर्व करूं, एक अच्छे सर्वेंट की तरह बिहेव करूं और कंट्री को ग्रो करने में सपोर्ट करूं। तो ऐसे ही एक बेसिक रूल्स डिसाइड किए गए हैं हर एक सेक्टर के अंदर, जिसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहा जाएगा। जैसे स्कूल के अंदर एक रूल होता है कि हर एक टीचर को और बच्चों को टाइम पे आना है एंड यू शुड हैव टू वियर योर आई कार्ड। ये छोटे छोटे रूल्स हैं जो काम को ईजी बनाते हैं, है ना। हम लोग कंपनी में काम करते तो वहां पे एक हमारा यूनिफॉर्म होता है, स्कूल में हमारा एक यूनिफॉर्म होता है, ताकि हमारी एक आइडेंटिटी बनी रहे। तो हम फिक्स टाइम पे काम करते हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग और गोल के साथ साथ काम करते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आपको सिंपल भाषा में समझना है कि कुछ ऐसे नियम जो काम को इजी बनाते हो, जो डिसिप्लिन क्रिएट करते हो और लोगों को ये चीज सिखाते हो कि किसी कंपनी में अगर आप जा रहे हो तो किस तरीके से काम करना है। ये वरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है डायरेक्ट रिलेशन विद ह्यूमन बिहेवियर। आज मैं आपको बोल दूं कि आज आपको स्कूल में आना है और पढ़ाना है, कोई टाइम फिक्स नहीं है, तो कोई भी इंसान टाइम पे नहीं आएगा, टाइम पे लेक्चर्स नहीं होंगे। अब देखो स्कूल कैसे प्रॉपरली चलती है। स्कूल के अंदर हर एक क्लास का एक प्रॉपर टाइम टेबल होता है, हर एक टीचर का पर्सनल टाइम टेबल होता है कि टीचर कौन सी क्लास में कब जाएगी। रिसेस का एक प्रॉपर टाइम होता है ना। इन और आउट का प्रॉपर टाइम होता है कि आप कितने बजे स्कूल आओगे, कितने बजे स्कूल से जाओगे। हर एक चीज को प्रॉपर मैनेज किया गया है। तो वो सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल होता है? जब हम कोई प्रॉपर रूल्स बनाते हैं जिससे ह्यूमन बिहेवियर को, जो हमारा काम करने का तरीका है, वो ईजी बन जाता है। हेंस देयर इज अ स्पेस फॉर एडिशन ऑफ अ न्यू प्रिंसिपल। हाँ, समय के साथ हम न्यू प्रिंसिपल्स को ऐड करते जाते हैं जो समय के हिसाब से बदलते हैं। आज से 10 साल पहले पेरेंट्स की कंप्लेन क्या होती थी बच्चों को लेकर, कि बच्चे हैं ना घर पे पढ़ते नहीं, खेलने जाते हैं, पूरे दिन बाहर रखड़ते रह रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती में बहुत ध्यान है। आज के पेरेंट्स की और टीचर्स की कंप्लेन क्या है कि बच्चे आज पूरे दिन मोबाइल में गेम्स खेल रहे हैं, मोबाइल में इंस्टाग्राम पे और बाकी सारी चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत सिचुएशन में चेंज आया, तो प्रिंसिपल में भी कहीं ना कहीं चेंज हमें देखने को मिला है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द डिटेल एंड पर्टिकुलर गाइड फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो नियम क्यों बनाए जाते हैं, है ना, ताकि आप कोई गोल अचीव करना चाह रहे हो तो उसके बारे में आपको पता हो कि
किस स्टेप से, किस तरह से आप गोल को अचीव कर सकते हो, और रूल्स को अप्लाई करके आप गोल को अचीव कर सकते हो ना। जैसे आज मान लो कि मैं स्कूल में एज ए टीचर काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये नहीं पता होगा कि प्रिंसिपल के तौर पे मुझे क्या बिहेव करना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए, लेकिन मैं पहले एज अ टीचर, देन कोऑर्डिनेटर, देन वाइस प्रिंसिपल, और फिर मैं प्रिंसिपल के साथ काम करते करते मुझे 5 या 10 साल के अंदर समझ में आ जाएगा, पता लग जाएगा कि प्रिंसिपल के पोजीशन पे बैठकर किस तरह से काम करना चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस से आता है ना। और जो प्रिंसिपल्स पहले रह चुके हैं, उन लोगों ने भी कुछ रूल्स बनाए होंगे कि टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, उनको किस तरह से ट्रीट करना है, कौन सा काम कब देना है, किसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। तो ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल का जो काम है ईजी करते हैं। क्या नेचर है मैनेजमेंट का? नेचर ये है कि वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। ये नियम आपको हर जगह पे देखने को मिलेंगे, है ना। आप सारे स्कूल में जाओ, आपको वहाँ पे आई कार्ड, यूनिफॉर्म, प्रॉपर इन टाइम, आउट टाइम, टाइम टेबल, ये बेसिक रूल आपको देखने को मिलेंगे। वैसे ही आप किसी हॉस्पिटल में विजिट करो तो वहाँ पे आपको कुछ कॉमन रूल्स देखने को मिलेंगे। तो ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। ये जो नियम है वो हर एक फील्ड में वरी करता है, लेकिन वो पर्टिकुलर फील्ड में वो आपको देखने को तो मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। आप एजुकेशन की बात करो तो एजुकेशन में आपको कुछ कॉमन रूल्स देखने को मिलेंगे, मैनेजमेंट में कुछ कॉमन रूल्स देखने को मिलेंगे, फिर आप बैंक में जाओगे तो वहाँ पे आपको कुछ कॉमन रूल्स देखने को मिलेंगे। ये रूल्स यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल। आप मंदिर में जाओ या फिर आप मस्जिद में जाओ, है ना, अगर आप मंदिर में जाते हो तो वहाँ पे कुछ रूल्स आपको देखने को मिलेंगे। हम लोग मंदिर के बाहर चप्पल उतारते हैं, वहाँ पे एक प्रॉपर स्टैंड होता है ना। वैसे ही ये हर एक जगह पे आपको नियम देखने को मिलते हैं। ये नियम कैसे हैं बेटा? फ्लेक्सिबल है। समय के हिसाब से आप लोगों के बिहेवियर के अकॉर्डिंग, लोगों के थॉट के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर परिवर्तन ला सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबल है। ये जनरल गाइडलाइंस है, मतलब कि ये रूल्स ऐसे हैं जिसको सबको फॉलो करना है। हाँ, इसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, इसको आप बदल सकते हो, है ना। जैसे कि अगर मान लो कि मैं किसी एक स्कूल में पढ़ रहा हूँ जो एक हॉस्टल वाली स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल है, तो वहाँ पे मेरे लिए कुछ रूल्स स्ट्रिक्ट होंगे। लाइक मैं अपने पेरेंट्स से जब बहुत जल्दी बात नहीं कर सकता, उन तक रीच आउट होने के लिए मुझे बहुत सारे एप्लीकेशन से और एक प्रॉपर सिस्टम से फॉलो गुजरना पड़ेगा। तो वहाँ पे कुछ काम ऐसा, जैसे मुझे सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाना पड़ेगा, है ना। वहाँ पे मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ तो मेरे को कुछ काम अपने आप से खुद से भी करने पड़ेंगे, खुद मैनेज करना पड़ेगा। तो ये कंपेयरिंग टू जो स्कूलिंग है और जो बोर्डिंग स्कूल है, इसमें कुछ आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। तो ये जनरल गाइडलाइंस जो है, इसमें आप कहीं ना कहीं टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और ये रूल्स किसको ध्यान में रखकर बनाए गए हैं? ह्यूमन बिहेवियर को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। क्योंकि हमारा माइंड क्या है, अगर हम आपको कोई रूल ना बोले तो आप फॉलो नहीं करते हो ना, आप एकदम फ्रीली होना हम लोग शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि आप स्कूल में आ रहे हो, स्कूल में आपको बोला गया है कि आपको यूनिफॉर्म पहनना है तो पहनो, नहीं पहनना है तो मत पहनो, आई कार्ड पहनना है तो पहनो, नहीं पहनना है तो मत पहनो। तो क्या होगा कि जो हमारा माइंड है वो यही कहेगा, यार नहीं करना है ना, छोड़ दो, है ना। आज अब मैं आपको बोल दूं कि मॉर्निंग में 6 बजे उठ के आपको रनिंग करने जाना है, अब नहीं जाओगे। पर अगर मैं आपको कहूं कि आपको 6 बजे उठ के रनिंग करने जाना है, 6 महीने बाद आपकी एक स्पॉट कॉम्पिटिशन है ना, और उसमें आपको 1 लाख या 2 लाख का प्राइज मिलने वाला है। अब देखो, अब आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आपकी थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं ताकि आप जो गोल है उसको इजीली आप क्या कर सको, अचीव कर सको। एंड सबसे लास्ट में और इंपॉर्टेंट अगर मैं बात कहूं तो यहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक है, एक वर्ड है जिसे हम क्या कहते हैं, कंटीजेंसी। क्या होता है इसका मतलब? यस, और किसी को पता है कंटीजेंसी का मतलब क्या होता है? ये पहली बार सुना है या स्कूल में जब एक्सप्लेनेशन होता था जब पढ़ा था? चलो, सबने पढ़ा था। तो कंटीजेंसी का मीनिंग क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन जो फ्यूचर में होने वाली है ना, कोई ऐसी सिचुएशन जो फ्यूचर में होने वाली है। जैसे गोल फ्यूचर में आप अचीव करोगे तो उसको ध्यान में रखकर आपने अभी कुछ चेंजेस किए हैं, अभी के एटमोस्फियर में कुछ चेंजेस किए, दैट इज कॉल्ड द कंटीजेंसी। तो ये फ्यूचर को देखकर ही रूल्स बनाए जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि फ्यूचर डिपेंडेंट है हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रेजेंट बिहेवियर के ऊपर। तो ये कुछ नेचर एंड कॉन्सेप्ट था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे। नाउ इंपॉर्टेंस, क्यों इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट में नियमों का? क्योंकि देखो, अगर आप नियम है ना तो आप काम को बहुत इजीली कर सकते हो, चाहे फिर मैनेजर हो, टीचर हो, बच्चे हो, प्रिंसिपल हो। नियम सबको फॉलो करने, नियम सबके लिए बराबर है। अगर नियम ही नहीं होंगे तो कोई नियम ही नहीं होंगे तो कोई भी प्रॉपर काम करेगा ही नहीं। हर एक इंसान काम में गलतियां करेगा। सो इंक्रीजिंग इन मैनेजरियल एफिशिएंसी, अब यहाँ मैनेजर की जगह पे आप ले सकते हो कि ह्यूमन एफिशिएंसी। कोई भी फील्ड में कोई भी इंसान अगर रूल को फॉलो करता है तो उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है, काम करने का तरीका उसका बहुत अच्छा बन जाता है। अब देखो, आज मॉर्निंग में आज आपको मैं बोलूं कि आज आपकी एग्जाम है, तो आप एग्जाम के 15 दिन पहले आपका बिहेवियर क्या होता है, आप पढ़ने लगते हो, आपको प्रेशर है एग्जाम का। पर अगर मैं बात करूं कि आपको मैं कहूं कि आपको डेली यही चीज रिपीट करनी है ना, ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ, ये आपको मुझे पता है, लेकिन हम ऐसा करते नहीं। तो अगर आप डेली इस चीज को करोगे, कंटिन्यूअसली करोगे, तो आपका बिहेवियर चेंज होगा, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होगी, और आपकी इफिशियंसी में, लाइक राइटिंग स्किल्स में या आपकी स्पीड में,
आपका जो लर्निंग प्रोसेस उसमें भी आपको कहीं ना कहीं चेंज देखने को मिलेगा। तो रूल्स जो हैं वो क्या करते हैं, इफिशिएंसी को इंप्रूव करते हैं, मैक्सिमम यूज कर पाते हो आप अपनी चीजों को, अपने रिसोर्सेज को, जिसकी इफेक्ट आपको आपके बिहेवियर में, आपके काम में आपको दिखती है। हम लोग क्या करते हैं, होमवर्क कॉपी पेस्ट करते हैं, पर अगर हम उसको प्रॉपरली लर्न करके लिखें तो कहीं ना कहीं उसकी इफेक्ट आपके रिजल्ट्स में देखने को मिलेगी। ये एक सबसे बड़ा सच है। हेल्पफुल फॉर अ साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजन, है ना, आप एक साइंटिफिक और लॉजिकल थॉट्स एडॉप्ट करने लगोगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं अब तक नहीं पढ़ रहा था इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा था, चाहे कितने भी एफर्ट्स क्यों नहीं लगाए। पर अगर आप अभी पढ़ रहे हो, एक प्रॉपर टॉपिक को अंडरस्टैंड कर रहे हो, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो रिजल्ट दिखेगा। तो ये क्या हुआ, लॉजिकल थिंकिंग हुआ। लॉजिक है ना कि आज मैं मॉर्निंग में नहीं उठ रहा हूँ और फिर मैं 1 महीने बाद जब मेरी रेस है तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं दौड़ूंगा तो जीत जाऊंगा, नॉट पॉसिबल। और मैं रोज मॉर्निंग में उठ रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रनिंग में मेरी जो पोजीशन है रनिंग की, जो मेरी स्ट्रेंथ है उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ और मैं धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, तो मेरे चांसेस बढ़ जाते हैं जीतने के। ये लॉजिकल डिसीजंस हुए मेरे कि मुझे ये करना चाहिए, तो ये आपके अंदर इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं। टू कॉप अप विद द चेंजिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना, रूल्स के हिसाब से आप जो अभी सोसाइटी के अंदर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, लोगों की डिमांड चेंज हो रही है, लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, तो उसके साथ आप कॉप अप कर सकते हो, आप कंपटीशन में टिक सकते हो, है ना। तो रूल्स बहुत जरूरी है कंपटीशन में रहने के लिए। फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छी क्वालिटी के गुड्स देना, एक सही समय पर देना, उसके लिए हमें क्या करना है, रूल्स को फॉलो करना है। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको पता है वहां पे कि ये जो है रूल्स तोड़े जा रहे हैं, इन रूल्स की वजह से लोगों को हार्म हो रहा है, तो आप एज अ ह्यूमन बीइंग और आप एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उसको रोकें। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि रूल्स टूट रहे हैं इसका मतलब कि कोई काम अच्छा नहीं हुआ। रूल्स इसीलिए बनाए गए हैं कि कोई चीज जो बुरी हो रही है, गलत हो रही है, उसको रोका जाए। और इस रूल्स का इस्तेमाल करके आप नई चीजों को सीख सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, ट्रेनिंग ले सकते हो, और अपना और कंपनी का क्या कर सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नाउ मैनेजमेंट रिलेटेड थॉट्स, मैनेजमेंट थॉट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो थॉट्स हैं, है ना, मैनेजमेंट के रिलेटेड, टाइम टू टाइम अगर हम बात करें तो बहुत सारे गुरुस हैं, और बहुत सारे गुरुस ने अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे अलग अलग रूल्स बनाए जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज भी हुए। सो जो अलग अलग गुरुस ने थॉट्स दिए उसे मैनेजमेंट थॉट कहेंगे। जैसे अगर हम बात करें क्रिकेट में, हम लोग बात करें तो एम एस धोनी है, वो अपने ही स्ट्रेटेजी के हिसाब से खेलते हैं। विराट कोहली अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से खेलता है, या फिर अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर, वो अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से खेलते हैं। तो वो उनका खुद का मैनेजमेंट है, उनके खुद के एक्सपीरियंसेस हैं क्रिकेट को लेकर। तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग फील्ड में आपको अलग अलग गुरुस मिलेंगे जो अपनी अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में कुछ ऐसे रूल्स और ऐसे प्रिंसिपल एक्सप्रेस करते हैं, हमें बताते हैं, जिनकी वजह से जो काम है वो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो ये जो उनका थॉट है, उनके जो विचार है, उसे हम कहेंगे मैनेजमेंट थॉट। तो सिंपल टर्म में अगर हम पढ़ें, सो मैनेजमेंट थॉट इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ यूनिक थॉट प्रेजेंटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना। समय के हिसाब से थॉट में कहीं ना कहीं चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। पहले अगर हम पढ़ते थे, जैसे अगर हम बात करें गुरुकुल सिस्टम, तो हम लोग जंगल वगैरह में रहना पसंद करते थे। अभी हम देख लें, अभी का टाइम का जो थॉट है वो कैसा है, टेक्नोलॉजी यूज करके पढ़ाया जाता है। सो मैनेजमेंट गुरुज प्रोवाइड द डिफरेंट प्रिंसिपल्स, जो अलग अलग रूल्स दिए, बाय एक्सप्रेसिंग अ डिफरेंट व्यू इन दिस थॉट विच इज कॉल्ड द मैनेजमेंट थॉट। तो सिंपल सी भाषा में है कि कोई एक एक्सपर्ट इंसान है अपनी फील्ड में, वो कुछ बता रहा है कि भाई इस काम को इस तरह से करोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा, आपको गाइड कर रहा है, तो वो मैनेजमेंट थॉट माना जाएगा। इज इट क्लियर? जैसे मान लो कि आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, आप किसी कॉलेज में, आपका एक अच्छा सा सब्जेक्ट है, तो आपकी फील्ड के रिगार्डिंग अगर कोई ऐसा साइंटिस्ट है जो आपको लेक्चर दे रहा है ना, और आपको बोल रहा है कि अगर आपको कोई चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करना है या आपको कोई चीज़ों में रिसर्च करना है तो इन इन नियमों का फॉलो करें, तो वो क्या माना जाएगा, मैनेजमेंट थॉट माना जाएगा। यहाँ पे थॉट के 3 अलग अलग कैटेगरीज दिए गए। सबसे पहले क्लासिकल थियरी, नियो क्लासिकल थियरी एंड बिहेवियर रिलेटेड थॉट। मॉडर्न थॉट पे हम बाद में फोकस करते हैं। क्लासिकल थियरी की अगर हम बात करें नॉर्मली, तो जो ओल्ड थॉट था, है ना, जहां पे हम लोग क्या करते थे कि जो वर्कर है, जैसे कि अगर हम बात करें कि मैं एक ऑनर हूँ, मेरा एक बड़ा सा फैक्ट्री चल रहा है, फैक्ट्री आउटलेट है, जहाँ पे मेरे अंडर में 100 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों को ऑर्डर कर रहा हूँ और वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। उन लोगों के पास कुछ राइट्स नहीं है कि वो मुझे कुछ बोले। तो ये जो थॉट था, सबसे जो पुराना वाला थॉट था, वो था क्लासिकल थॉट, क्लासिकल थियरी से कहा जाता है। फेडरिक टेलर की बात करें और हेनरी फ्योल की बात करें, इन दोनों ने 19th सेंचुरी के बाद इस थॉट को चेंज करने की कोशिश की। जैसे अगर हम बात करें हेनरी फ्योल, तो हेनरी फ्योल ने साइंटिफिक थॉट दिया, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पे नीचे, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में। तो याद रखना है कि हेनरी फ्योल जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए, और फेडरिक टेलर, इन्होंने भी अपने कुछ थॉट दिए मैनेजमेंट को रिगार्डिंग,
जो ओल्ड थिंकिंग को चेंज करता है, जिसके बारे में आप टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे, रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है कि एक ऑनर है जो बाकी के सारे वर्कर्स को कंट्रोल कर रहा है और अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको काम करने पे मजबूर कर रहा है। तो ये क्लासिकल थॉट था जो चेंज होने की कोशिश कर रहा था। 19th सेंचुरी में ये बदलाव आना शुरू हुआ जब थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी थी। फिर आया 20th सेंचुरी, जहां पे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हुई, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ और दुनिया की सारी कंट्रियां एक दूसरे के साथ मिलने जुलने लगी, जहां पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा एक्सपांड हुई, जहां पे वर्कर्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी इंपॉर्टेंट दिया गया। तो इस थॉट को हम कहते हैं नियो क्लासिकल थॉट, जो पुराने थॉट को कन्वर्ट करता है। और इस थॉट के अंदर हम लोग देखते हैं कि वर्कर को राइट्स मिलता है, वर्कर अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपनी डिमांड रख सकते हैं, जो क्लासिकल थॉट में हमें नहीं देखने को मिलता था। और ये नियो क्लासिकल थॉट की शुरुआत किस साइकोलॉजिस्ट की वजह से हुई? तो एल्टन मायो, जो ऑस्ट्रेलिया के इंडस्ट्रियलिस्ट साइकोलॉजिस्ट है एल्टन मायो। और इनका जो थॉट था नियो क्लासिकल थॉट, ये यही कहता था, उनकी यही अप्रोच थी कि हम वर्कर के बिहेवियर को समझें कि वर्कर क्या चाहिए, उनकी क्या नीड है ना। उनको समझने के बाद हम एक कुछ ऐसा रास्ता या कुछ ऐसे रूल्स बनाए जो उनके अकॉर्डिंग भी अच्छे हो और कंपनी के अकॉर्डिंग भी अच्छे हो। पहले थॉट ऐसे होते थे क्लासिकल थॉट, जहां पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी को एडवांटेज होता था। नियो क्लासिकल थॉट ऐसा आया जहां पे कंपनी के साथ साथ वर्कर्स को भी एडवांटेज हुए, जहां पे हमने वर्कर्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया। ये नियो क्लासिकल थॉट था। नियो क्लासिकल थॉट किस पे फोकस करता है? तो बिहेवियर पे फोकस करता है, दैट इज नॉन एज अ बिहेवियर रिलेटेड थॉट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बिहेवियर रिलेटेड थॉट? तो बिहेवियर रिलेटेड थॉट ये है कि वर्कर को क्या चाहिए, मतलब वर्कर का साइकोलॉजी क्या है, वर्कर की डिमांड क्या है, वर्कर की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है, कम की जा सकती है। ज्यादातर जो वर्कर हैं वो ग्रुप में काम करते हैं, तो उनके रिलेशन कैसे हैं, है ना, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज कैसे इंक्रीज की जा सकती है, फिर उनके बीच में जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं उसको कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन कैसे इंक्रीज की जा सकती है, उनको ट्रेनिंग कैसे दी जा सकती है। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि ट्रेनिंग देना थोड़ा डिफिकल्ट होता था। आज के टाइम में आपके पास ट्रेनिंग के लॉट्स ऑफ ऑप्शंस हैं, जिससे आप अपने वर्कर की एफिशिएंसी को, काम करने के तरीके को बढ़ा सकते हो। तो आप न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो, उनके नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हो, है ना, कम्युनिकेशन बेटर बना सकते हो। तो ये चीजें जो है वो बिहेवियर रिलेटेड थॉट के अंदर इंक्लूड होती है। ये 1 मार्क में एग्जाम में आ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। और उसके बाद हमारे पास मॉडर्न थॉट, जो अभी के टाइम में सबसे ज्यादा फेमस है। कि मॉडर्न थॉट के अंदर आज आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, इसमें आप सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करते हो। सारे सब्जेक्ट का मतलब है साइकोलॉजी आ गया, सोशल स्टडी आ गया, स्टैटिस्टिक्स आ गया, मैथमेटिक्स आ गया, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ गया। अभी हम इसमें इंक्लूड करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसमें ऐड नहीं किया गया टेक्स्ट बुक में। अभी फ्यूचर जनरेशन वो एआई का है ना। सारी चीजें आप कुछ एंटर करो, कुछ वर्ड्स एंटर करो और बहुत जल्दी से वो काम हो जाता है टेक्नोलॉजी की मदद से, दैट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो ये सारी चीजें हैं जो आप बिजनेस में यूज करते हो, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, लोगों के बिहेवियर को समझते हो, है ना, किसी कंट्री की जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर को समझते हो, कंपनी के स्टैटिस्टिक्स डेटा को कंपेयर करते हो कि लास्ट ईयर का क्या सेलिंग था और अपकमिंग सेलिंग क्या होगा। मैथमेटिक्स यूज कर सकते हो और बहुत सारी चीजों के सब्जेक्ट को मिलाकर आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का ट्राई करते हो। ये जो थॉट है इसे हम लोग कह सकते हैं मॉडर्न थॉट। नाउ फ्रेडरिक टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट? तो अभी हमने पढ़ा अभी कि मॉडर्न थॉट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके वर्कर्स के साथ काम किया जाता है, तो वहां पे कुछ रूल्स जो हैं समय के हिसाब से बदले, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐड हुई तो लोगों के माइंड और लोगों के थॉट्स भी चेंज हुए। तो वहां पे जरूरत पड़ी हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट की। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? तो ये कुछ न्यू टेक्नोलॉजी के साथ साथ न्यू मेथड को अडॉप्ट करती है। जैसे कि मीनिंग पढ़ते हैं हम लोग पहले, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ए मेंटल रिवॉल्यूशन, कि आप कोई भी काम करोगे उसको पहले मेंटली सोचोगे कि इसका क्या रिजल्ट आ सकता है। So, scientific management is a mental revolution on the part of particular unit of employee in a factory. It is a total mental revolution towards their task, their duties, their colleagues and honors. जितने भी ऑनर हैं, वर्कर हैं, उनकी जो ड्यूटी है, उनका काम करने का तरीका है और उनके जो गोल हैं, इनके बारे में हम लोग एक डीप प्लानिंग करेंगे हम, जिसके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला इसके बाद वाला जो चैप्टर होगा वो प्लानिंग ही होगा, जहाँ पे आप मेंटली सारी चीज़ों को एक इमेजिन करते हैं कि हम इतने इतने चीज़ों का रिसोर्सेज का यूज करके इस तरह से हम रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं कंपटीशन के बावजूद भी। तो वो चीज़ जो है आप पहले सोच लेते हो माइंड में, जहाँ पे आप अपना माइंड इस्तेमाल करते हो, इसे हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कहेंगे। फ्रेडरिक टेलर क्या कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट में? फ्रेडरिक टेलर का यही कहना है कि नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट यू आर मेंट टू डू। आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? कि आपके लोगों को क्या चाहिए, है ना, कि व्हाट यू आर मेंट टू डू, कि आपके लोगों को क्या करना है। आज मेरे पास 10 वर्कर हैं मान लो, तो उस 10 वर्कर को मैं सैलरी देता हूं, पर उन वर्कर से मुझे क्या काम लेना है ये मुझे पता होना चाहिए एज अ ऑनर।
एंड सी टू इट दैट डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। और आपको वो चीजें चेक करनी है कि वो उनको जो आपने काम दिया है वो बेस्ट तरीके से करें और चीपेस्ट वे में, सबसे सस्ते तरीके से करें, मतलब ज्यादा पैसा खर्च ना करके वो आपको करके दिखाएं। सिंपल सी भाषा में, मैं ऑनर हूं, मेरे पास 10 लोग हैं, मुझे चेक करना है कि मेरे को मेरे लोगों से क्या काम करवाना है, वो काम अपन 100% एफर्ट्स देकर करें और इस तरह से करें कि मेरा जो पैसा है, जो मेरा मनी है, वो ज्यादा वेस्ट ना हो, मेरा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो और मेरा गोल जो है वो जल्दी अचीव हो जाए। इन सिंपल टर्म में अगर हम बात करें कि जो वर्कर्स हैं उनको सर्टनली चेक करते रहना है कि वो काम कर रहे हैं या नहीं, और उसके पीछे जो मेरा एक्सपेंस है वो सबसे कम होना चाहिए। ये सिंपल सी भाषा में हुआ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या क्या कहता है, तो ये एक साइंटिफिक मेथड को यूज करता है चेक करने के लिए। इसके बारे में आप टेक्स्ट बुक में डिटेल पढ़ सकते हो, है ना। साइंटिफिक मेथड मतलब आज के टाइम में बहुत सारी एग्जाम्स आप कंडक्ट कर सकते हो ट्रेनिंग के टाइम पे। देन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, आप प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हो, प्लानिंग के लिए आप रिसर्च कर सकते हो, अपनी नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन यूज कर सकते हो, आपके पास आपकी फील्ड के जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे आप सजेशंस ले सकते हो प्लानिंग करने के लिए। ये डिपेंड करेगा कि आपके बिजनेस पे। आज मान लो कि मैं एक इवेंट मैनेजर हूं, तो मैं ऐसे लोगों से मिलूंगा जो ऑलरेडी इस फील्ड में 10 और 12 साल से काम कर रहे हैं, उनके साथ मैं काम करूंगा, उनके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस गेन करूंगा। और फिर अगर मैं अपना बिजनेस फॉर्म अगर स्टार्ट कर रहा हूँ, मान लो कि मेरा खुद का मैं फॉर्म स्टार्ट कर रहा हूँ इवेंट प्लानिंग का, तो मैं उस एक्सपीरियंस को यूज करूंगा, प्लानिंग करूंगा कि मुझे किस तरह से न्यू इनोवेटिव आइडिया से मार्केट को, बिजनेस में रन करना चाहिए। फिर जॉब एनालिसिस, मैं चेक करूंगा कि इस बिजनेस की नीड है या नहीं। आज मैं अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे अगर मान लो मैंने काम करना शुरू कर दिया, मैंने अपनी कैपिटल लगा दी, मैंने वर्कर्स ले दिए, लेकिन मुझे पता है कि उस चीज की डिमांड ही नहीं, है ना, तो क्या होगा कि मेरा बिजनेस शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा। तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट आपको जहां पे काम आता है फ्यूचर प्रोडिक्शन से, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए कि आप अपने आने वाले लॉसेस से बच सकते हो। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हो, है ना। आज आप मार्केट में जाओ तो आपको वेरिएशंस ऑफ बिस्किट्स मिलते हैं, ओरियो बिस्किट आप खा के देख लो और मार्केट में जो क्रीम बिस्किट्स आते हैं वो खा के देख लो, दोनों की क्वालिटी में आपको कहीं ना कहीं फर्क देखने को मिलेगा। दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यही होता है कि वो कोई भी कंपनी अपनी हर एक प्रोडक्ट की एक क्वालिटी मेंटेन करना चाहती है। आप ताज होटल में खाना खाने जाओ और आपके लोकल रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ, दोनों में आपको कहीं ना कहीं फर्क देखने को मिलेगा। दैट इज कॉल्ड द क्वालिटी। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के टाइम में लोग क्वालिटी को ज्यादा मैटर करते हैं। देन साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग जो हमने पढ़ा, प्लानिंग में बहुत जरूरी है। जब आप अपने एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हो तो ट्रेनिंग के साथ साथ उनका प्रॉपर सिलेक्शन करना भी बहुत जरूरी है। टेक्स्ट बुक के अंदर इसके बारे में आपको प्रॉपर प्रोसीजर दिया हुआ है, ट्रेनिंग के साथ किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है तो कैसे, जो आगे हम पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज को कॉन्स्टेंटली फाइनेंशियली मोटिवेट कर रहे हो, उनको बोनस दे रहे हो, उनकी सैलरी इंक्रीज कर रहे हो, उनको टूर पे या पिकनिक पे ले जा रहे हो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, है ना, जो कहीं ना कहीं आपके वर्कर्स को इंगेज रखती है, कंपनी में काम करने के लिए मोटिवेट रखती है। इकोनॉमिकल में आप यहाँ पे ये पढ़ोगे कि कंपनी की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, इन फ्यूचर कंपनी की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंपनी का ग्रोथ कितना है, कंपनी के वर्कर का इंडिविजुअल ग्रोथ कितना है ना। ये मायने रखता है साइंटिफिक मैनेजमेंट में, जो आप टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हो। एंड मेंटल रिवॉल्यूशन, मैंने आपको पहले बताया कि आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है। जितना आपका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, जितने आपके थॉट्स एंड आइडियाज ज्यादा होंगे, जितने आप आइडियाज को इंप्लीमेंट करोगे, इतने ही आपकी कंपनी के सक्सेस होने के और फेल होने के चांसेस में आपको कहीं ना कहीं एक डिफरेंट दिखने को मिलेगा। जितनी बार आप ट्राई करोगे इतनी बार आप फेल हो जाओगे, जितनी बार फेल हो गए आप इतनी बार नई चीजें सीखोगे, और इससे आपके सक्सेस होने के चांसेस क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होने जाएंगे। पर अगर आप एक आइडिया पे इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो, आप उसको कोशिश ही नहीं करोगे, तो आप फेल नहीं हो जाओगे। फेल ही नहीं हो रहे हो तो सक्सेस होने का कोई चांसेस ही नहीं रहते। ये थे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नाउ टेक्निक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जैसे हमने पढ़ा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो हमने रूल्स पढ़े, है ना, कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है। यहाँ पे हमने टोटल 8 रूल्स हमने पढ़े हैं, जो प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो फ्रेडरिक टेलर हैं, इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ये एग्जाम में 1 मार्क में आ सकता है कि हु इज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो फ्रेडरिक टेलर। अभी हम पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की 3 टेक्निक्स है। नॉर्मल सी 3 टेक्निक आपको दी है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड डिफरेंशिएशन वेज रेट स्टडी। क्या है टाइम स्टडी? सिंपल सी भाषा में अगर हम पढ़ें टाइम स्टडी, तो टाइम स्टडी ये है कि अभी मान लो कि आपके वहां पे कोई वर्कर काम कर रहा है और वर्कर को आप टाइम के अकॉर्डिंग पैसा दे रहे हो कि आप 6 घंटे काम करो, 6 घंटे में एक टास्क कंप्लीट करो, आपको इतने पैसे मिलेंगे। 1 आवर काम करो, 1 आवर में एक लिमिटेड टास्क कंप्लीट करो, आपको 200 रुपीज मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक चीज ऐड कर दी, एक टाइम लिमिट और टास्क ऐड कर दिया, जिसे मैं कहूंगा टाइम स्टडी, है ना। ये इसलिए ऐड किया जाता है कि आज मान लो
कि मेरी कंपनी में कुछ लोग काम कर रहे हैं और जो काम 1 और 2 घंटे में खत्म हो सकता है। अभी वो मैंने इंसानों को बोला कि भी आपको ये काम खत्म करना है, इस काम के मैं आपको 1000 रुपए दूंगा। तो वो लोग क्या करेंगे, इस काम को कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा टाइम ले लेंगे, मेरा टाइम वेस्ट करेंगे। इसीलिए मैं उनको उस काम के साथ साथ एक टाइम की लिमिट भी दे दूंगा, अगर इतने टाइम में कंप्लीट करते हो तो आपको पैसे मिलेंगे, जिससे मेरा टाइम क्या होगा, बचेगा। टाइम वेस्ट होने से मैं अपने आप को बचाऊंगा और अपना टाइम कहीं और इन्वेस्ट कर पाऊंगा। तो इसीलिए टाइम स्टडी यूज किया जाता है। फिर आता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में क्या होता है कि जैसे कि आज मान लो मेरी कंपनी में एक वर्कर काम कर रहे हैं, मैंने उनको बोल दिया कि आपकी 10,000 सैलरी है पर मंथ की। अब पर मंथ में मान लो कि मेरे यहाँ पे कोई वर्कर काम कर रहा है, तो उसका कोई गोल होगा ना, किसी रीजन से मैंने उसको वहां पे अपने वहां पे रखा होगा। अब मान लो कि मैंने उसको कुछ काम दिया और उसने वो काम एक दिन में खत्म कर दिया। अब यही क्वेश्चन नेक्स्ट डे आएगा कि वो नेक्स्ट डे क्या करेगा। तो सवाल ये आता है कि वो नेक्स्ट डे क्या करेगा। तो इसलिए मैं ना ऑलरेडी कुछ काम डिसाइड करके रखूंगी, वो उस इंसान को काम करना है। अब वो इंसान क्या करेगा, उसको पता है कि महीने की 10,000 सैलरी तो मिल रही है मुझे, है ना। तो वो क्या करेगा, इधर उधर घूमेगा और टाइम वेस्ट करेगा, मेरे रिसोर्स वेस्ट करेगा, मेरी मटेरियल यूज करेगा। और इस चीज को, वेस्टेज को रोकने के लिए मैंने मोशन स्टडी यहाँ पे हमने आपको सिखाना है। तो मोशन स्टडी क्या है कि कोई इंसान जो अनप्रोडक्टिव है, अपने अननेसेसरी घूम रहा है, यहाँ से वहां पे मटेरियल एंड टाइम का वेस्ट कर रहा है, उसको मैं एक टारगेट दे दूंगा, एक टास्क दे दूंगा। अब उसकी सैलरी तो फिक्स है, उसको 10,000 तो मिलना है। तो ये उसकी क्या होगी, एक मेंटालिटी होगी। ये पहले गवर्नमेंट जॉब में आपको देखने को मिलता होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या है, महीने के 60-70,000 सैलरी मिल रही है। तो वो क्या करेगा, कभी छुट्टी लगा देगा, कभी काम करने में बहुत धीरे धीरे काम करेगा, बहुत ज्यादा टाइम लेके काम करेगा। जो काम 6 घंटे में हो सकता था, उस काम को वो 8 घंटे या 10 घंटे लेगा। तो इससे क्या होगा, एक आपका फिक्स लमसम अमाउंट तो हर महीने जा ही रहा है, लेकिन उसके कुछ प्रोडक्टिव जो रिटर्न आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। इसीलिए हमने मोशन स्टडी यहाँ पे इन्वेंट किया है। मोशन स्टडी इसीलिए यहाँ पे यूज होती है कि हम लोग सैलरी के साथ साथ एक डेडलाइन के साथ एक टास्क दे देते हैं कि सैलरी तो मिलेगी, लेकिन ये इतना काम भी कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी 2015 के बाद आपको ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती होगी, गवर्नमेंट सेक्टर से वो ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करने लगे, है ना। डेवलपमेंट बहुत जल्दी रैपिडली होने लगा है, क्योंकि उनको टास्क पहले जो था वो मिलता तो था, लेकिन टास्क की कोई डेडलाइन नहीं होती थी। अभी टास्क की डेडलाइन भी आ गई है, तो काम बहुत ही स्पीडली और फटाफट होने लगा है। एंड एट लास्ट द डिफरेंशिएशन वेज रेट स्टडी। तो डिफरेंशिएशन वेज रेट स्टडी क्या है, तो नॉर्मल सी एक मेथड है जो इंकरेज करती है वर्कर्स को काम करने के लिए। जैसे मान लो कि अगर मैंने बात की कि मेरे यहाँ पे कोई वर्कर एक टास्क कंप्लीट करता है, उसको मैं उसकी फिक्स सैलरी दे रहा हूँ, और वो उसके बावजूद एक्स्ट्रा मेरे यहाँ पे काम कर रहा है, 2 घंटे 3 घंटे ओवर टाइम कर रहा है, तो उस ओवर टाइम को मैं उसको अलग से पेमेंट दे रहा हूँ, है ना। क्योंकि वो मुझे उतना टाइम एक्स्ट्रा दे रहा है मेरे गोल को अचीव करने के लिए। तो उसके रिलेटिव में, उसके टाइम के रिलेटिव में मैं उसको क्या दे रहा हूँ, कुछ पैसा दे रहा हूँ, जिससे उसको एक मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई चलो मैंने फ्री में काम नहीं किया। दैट इज नॉन एज अ डिफरेंशिएशन वेज रेट स्टडी। नाउ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ हैंडी फ्यूल, जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि मैनेजमेंट के कौन से प्रिंसिपल्स हैं हैंडी फ्यूल्स के। सबसे पहले यहाँ पे टोटल हमें 14 पॉइंट्स दिए। ये 5 मार्क में एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया है और आ भी सकता है। आपको क्या करना है, ये 14 के 14 हेड पॉइंट्स लर्न कर लेना है, और इस 14 हेड पॉइंट्स से आपको कोई भी 5 to 7 इन डिटेल एक्सप्लेन करना है। ओके, इसके बारे में आप मीनिंग एंड डेफिनेशन टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हो, कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ। इसकी टेक्निक्स आपको दी हुई है टेक्स्ट बुक में, आगे वाले पेज में आप उसको रिफर कर सकते हो। अब हैंडी फ्यूल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के कितने रूल्स होने चाहिए, तो हैंडी फ्यूल कहते हैं कि ये 14 चीजें तो आपके बिजनेस में होनी ही चाहिए। अगर आप एक छोटा सा क्लास रन कर रहे हो, आप एक फैक्ट्री आउटलेट में हो, आप एक बैंक में हो, कहीं पे भी हो, आपको ये 14 पॉइंट्स, ये 14 नियम जो है इनको फॉलो करने हैं, मतलब फॉलो करने हैं। सबसे पहला नियम है डिवीजन ऑफ वर्क। आपके पास अगर मान लो 10 एम्प्लॉय है, तो आपको ये डिसाइड करके रखना है कि उन 10 एम्प्लॉय में कौन सा काम कौन सा व्यक्ति करेगा, ये फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो कि रोज मैं काम बदल रहा हूँ, आज पहले इंसान को मैंने फाइनेंस का काम दिया, दूसरे दिन इंसान को प्रोडक्शन का काम दिया, तीसरे दिन इंसान को मैंने मार्केटिंग का काम दिया। इससे क्या होगा, वर्कर कंफ्यूज हो जाएंगे भी हमें किस काम के लिए रखा गया। तो हर एक वर्कर का एक प्रॉपर काम होना चाहिए जो उसको पता होना चाहिए, और आपको भी पता होना चाहिए कि ये काम तो इसी इंसान को देना है, ये इस काम में एक्सपर्ट है। ये हुआ डिवीजन ऑफ वर्क। उस वर्क के अकॉर्डिंग आपको उस काम की अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंसान को दे देनी है कि भाई ये काम है, तुझे ये काम करना है, और तू ही इसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई और नहीं है। मान लो कि मेरे पास आज 2 काम है, रामू और श्याम, 2 लोग हैं मेरे पास, है ना। तो रामू को मैंने एक काम दिया कि तू बैंक में जाके पैसे भर के 1 लाख रुपए। अब रामू बैंक में गया और 15 मिनट में पैसे भर के आ गया। मैंने शाम को बोला कि तू भाई तू मार्केट में जा, 4 अलग अलग सेंटर हैं, आउटलेट है, वहां से तू 50,000 रुपए कलेक्ट करके आ। शाम को 2 घंटे लग गए।
अब रामू बैंक में पैसे भर के आ गया और रामू फ्री बैठा हुआ था, तो शामू के माइंड में ऐसा होगा, मैं तो घूमता रहता हूँ और रामू को तो पैसे फोकट का बैठने का पैसा मिल रहा है। किसी दिन ऐसा हुआ कि शामू को मैंने बोला कि 2 आउटलेट में जाओ पैसा लेकर आओ, शामू फटाफट आधे घंटे में पैसा लेकर आ गया। और रामू को मैंने बोला बैंक में पैसे भरने के लिए जाओ, वहां पर बहुत बड़ी लाइन थी, वो 3-4 घंटे लाइन में खड़ा रहा। तो ये ना रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी उस काम के साथ आती है। आपको ये चीज समझनी चाहिए कि आपको जो काम दिया गया है या आप अपने वर्कर को जो काम देते हो वो उसकी एक्सपर्टीज के बेसिस पे दो, और वर्कर को पता होना चाहिए कि उसको किस काम के लिए कंपनी ने हायर किया, ताकि वो अपने काम को किसी और के काम के साथ कंपेयर ना करे, क्योंकि अगर वो कंपेयर करेगा तो कहीं ना कहीं ये क्या होगी, जेलसी क्रिएट होगी और ये कंपनी को ग्रो होने से पहले ही डुबो देगा। तो यहां से एक चीज आती है डिसिप्लिन, कि हर एक वर्कर के अंदर काम करने में डिसिप्लिन होनी चाहिए। अगर वर्कर डिसिप्लिन से काम नहीं करेगा तो गोल अचीव नहीं होगा। तो ये रूल्स, ये जनरल रूल्स बता रहा हूं आपके बिजनेस के लिए। अगर आप फ्यूचर में बिजनेस करें तो ये जनरल 14 रूल्स आपको फॉलो करने हैं, कि आपको हर एक इंसान को प्रॉपर काम और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड कर देनी है। डिसिप्लिन होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब ऑर्डर देने में यूनिटी होनी चाहिए। आज मान लो कि एक कंपनी में 2 ऑनर है, ऑनर ए और ऑनर डी, है ना। तो मान लो कि ऑनर ए अगर एक बार ऑर्डर दे रहा है कि ये काम होना चाहिए, तो उसमें ऑनर डी इंटरप्रेट नहीं करेगा, या ऑनर जो डी है वो ऑर्डर दे रहा है तो ऑनर ए उसमें इंटरप्रेट नहीं करेगा। या फिर उन दोनों को म्यूचुअली डिसाइड कर लेना चाहिए कि किस काम के लिए कौन सा इंसान डिसीजन लेगा और उसके लिए वो ऑर्डर देगा। क्योंकि वर्कर को अगर मान लो कि एक ए नाम का इंसान है, उसने ऑर्डर दिया और उसने कहा कि ये काम करना है, 1 घंटे बाद डी ऑनर आया, उसने बोला कि नहीं ये ऐसा ऐसा नहीं करना है, इसको तो इस तरह से करना है, आपको किसने बोला करने के लिए। तो इससे वर्कर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, कि ऑर्डर एक ही इंसान से आना चाहिए और प्रॉपर वे में, प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसी होती है यूनिटी में, ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब कि जो ऑर्डर आएंगे वो टॉप से मिडल और मिडल से बॉटम में जाने चाहिए। इसका डायरेक्शन ऊपर से लेके नीचे तक होना चाहिए। और सजेशन कैसे जाएंगे, बॉटम से टॉप, नीचे से ऊपर, ये डायरेक्शन इस तरह से फिक्स रहेगा। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेट का मतलब होता है वर्कर और उनके ग्रुप्स और उनके फ्रेंड्स, उनका इंडिविजुअल खुद का इंटरेस्ट क्या होता है कि मैं कंपनी में क्यों काम करूं ताकि मुझे कुछ एडवांटेज हो। तो हर एक वर्कर, कोई भी इंसान किसी भी कंपनी में इस 2 रीजन से काम करता है, एक रीजन पैसा और दूसरा लर्निंग, है ना। और कुछ थर्ड कैटेगरी के लोग होते हैं जो पैसा और लर्निंग दोनों चाहते हैं। तो आपको इस चीज में ध्यान रखना है कि आपके यहाँ पे जो वर्कर है वो आपसे कुछ ना कुछ सीखे, उसको इतनी मिनिमम फाइनेंस या मिनिमम अमाउंट तो मिलनी ही चाहिए ताकि वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके। तभी वो आपकी जो कंपनी के जनरल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब है गोल, कंपनी के गोल के लिए काम करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। आज मैं अपने वहां पे 50 वर्कर को काम पे रख रहा हूं, उनको मैं उनकी नीड और उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर सैलरी दे रहा हूं तो वो उतना काम जरूर करेंगे जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है। अगर वो नहीं करते तभी मैं उसको उनकी जॉब से निकलवाऊंगा और किसी और इंसान को हायर करूंगा, क्योंकि मेरा गोल है मैं किसी इंसान को सैलरी क्यों दूंगा, ताकि वो मेरे लिए काम करे। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी और वेजिस, पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉय। हर एक एम्प्लॉय की सैलरी उसके काम और उसके टाइम के अकॉर्डिंग उनकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट में कोई 10,000 सैलरी ऑफर कर रहा है और आप अपने एम्प्लॉयज को 8,000 और 6,000 रुपए दे रहे हैं। इससे वो क्या करेगा, काम चोरी करेगा आपके वहां पे, वो दिल से काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपकी कंपनी को लॉस होगा, आपका पैसा वेस्ट होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। सेंट्रलाइजेशन होना जरूरी है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि हर एक वर्कर, मान लो कि 10 वर्कर हैं, 10 वर्कर के ऊपर एक मैनेजर है, 4 मैनेजर के ऊपर एक ब्रांच मैनेजर है और ब्रांच मैनेजर के ऊपर ऑनर है। इसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, जो भी काम हो रहा है वो सेंट्रली हो रहा है, मतलब कि एक ऑनर है, उसको सब कुछ पता है कि मेरी कंपनी में कौन सा वर्कर क्या काम कर रहा है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन हम आने वाले चैप्टर्स में इन डिटेल पढ़ेंगे। स्केलर चेन मतलब कि ये कनेक्टेड होना चाहिए ऊपर से लेके बॉटम तक। जैसे कि मैंने बताया कि ऊपर एक ऑर्डर आया, वो मिडल पे गया, मिडल से सुपरवाइजर पे गया और सुपरवाइजर से बॉटम में एम्प्लॉय तक गया। देखो ये चेन कनेक्टेड है। अगर मान लो बीच में यहाँ पे कहीं चेन टूट गई, मैनेजर को पता ही नहीं है कि आगे ऑर्डर क्या देना है, तो नीचे बॉटम तक क्या काम होगा उनको पता ही नहीं होगा। वैसे ही मान लो कि नीचे बॉटम वालों ने काम में कहीं प्रॉब्लम हुई, उन्होंने सजेशन दिए, वो मैनेजर तक तो आए लेकिन मैनेजर में आगे ऑनर तक पहुंचा ही नहीं। तो ये क्या हुआ, चेन सिस्टम फॉलो नहीं, हम स्केलर चेन कहते हैं। ये चेन सिस्टम फॉलो होनी चाहिए आपके बिजनेस में। ऑर्डर, मैंने आपको पहले भी बताया, यूनिटी इन कमांड, काम ऑर्डर हमेशा एक ही इंसान की तरफ से होना चाहिए और ऑर्डर ज्यादातर रिटर्न फॉर्म में हो तो ज्यादा अच्छा, ओरल फॉर्म के कंपेयर में, क्योंकि हम जब प्रोफेशनली काम करते हैं तो हमारा जो ऑर्डर है वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए।
सारे वर्कर्स में इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर वर्कर्स में इक्वालिटी नहीं है तो वर्कर के अंदर जेलसी क्रिएट होगी, वो कहीं ना कहीं ईर्ष्या की वजह से काम नहीं करेंगे और वर्कर की इन फीलिंग्स की वजह से कहीं ना कहीं बिजनेस को लॉस भुगतना पड़ेगा। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेनर, देखो स्टेबिलिटी मतलब कि कोई वर्कर आपकी कंपनी में कांस्टेंट काम करता हुआ होना चाहिए। पर्सनल मतलब एम्प्लॉय और टेनर मतलब समय, कि आपकी कंपनी में जितने भी वर्कर हैं वो लॉन्ग टर्म तक काम करें, ऐसा एटमोस्फियर आपके बिजनेस में क्रिएट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो 6 महीने काम कर रहा है और आपके बिजनेस को छोड़ के चले जाए, है ना। आपको ये चीजें हमेशा याद रखनी है कि आपकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका टाइम लॉन्ग टर्म तक होना चाहिए। आपको ऐसा एटमोस्फियर बना के रखना है और उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहना है और फाइनेंशियली मोटिवेट तो करना ही है, मतलब उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट करना बहुत जरूरी है। एंड 13 इनिशिएटिव, आपको हमेशा कुछ नया करते रहना है अपने बिजनेस में, कुछ अलग करते रहना है, कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट करते रहना है। वर्कर्स के साथ हो, चाहे काम के साथ हो, चाहे आपके प्रोडक्ट के साथ हो, वर्कर्स के आइडियाज लेते रहने, सजेशन लेते रहने और उसके हिसाब से आपको उसके अंदर क्या करना है, इंप्रूवमेंट करते रहने, ताकि वर्कर्स को भी ऐसा लगे कि नहीं उनके आइडिया से सजेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंपनी के लिए। एंड सबसे लास्ट में दिया है एस्पिट द क्रॉप्स, इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ ओननेस। ये ओननेस का मतलब अकेलापन नहीं होता, ओननेस का मतलब होता है अपनापन, है ना, या वननेस कह सकते हो। तो यहाँ पे जो वर्कर है उसको अपनी कंपनी में, आपकी कंपनी में जब भी काम कर रहा है उसको अपनापन फील होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि ये कंपनी मेरी है और मेरे काम करने से ये कंपनी ग्रो हो रही है। ये 14 पॉइंट्स है, इसको आपको याद करने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फयोल। हेनरी फयोल कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो इन 14 पॉइंटों पे आप बहुत बारीकी से काम करें और इसी पॉइंट को अगर आप स्टिक रहोगे, अगर इन पॉइंटों पे आप फोकस करोगे तो आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। एंड सबसे लास्ट में है पीटर एफ ड्रकर, जिनका मैनेजमेंट के फील्ड में एक अच्छा कंट्रीब्यूट रहा गया है। शायद ये टॉपिक स्कूल में स्किप कर देते होंगे। He has mainly contributed in ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, उन्होंने एचआरएम पे बहुत अच्छा खासा फोकस किया था। एचआरएम नाउअडेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आपको हर एक कंपनी में आज एक एचआर डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा जिसका कंट्रीब्यूशन या फिर हम कहते हैं जिनका मेन श्रेय पीटर ड्रकर को जाता है, जिन्होंने मार्केटिंग मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसी चीजों पे बहुत फोकस किया हुआ है। तो पीटर ड्रकर को आज के टाइम के फादर कहा जाता है, उनको मॉडर्न मैनेजमेंट और मॉडर्न थॉट का फादर कहा जाता है। तो एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, हु इज कॉल्ड अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। दोनों के आंसर अलग अलग है, हेनरी फयोल एंड पीटर एफ ड्रकर। तो ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर 2। इसके आपको रिलेटिव्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और सिमिलरली इसके आप पेड कोर्सेज परचेस करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन।